जनवरी की एक शाम को एक खुशपोश नौजवान डेविस रोड से गुजरकर माल रोड पर पहुंचा और चेरिंग क्रॉस का रुख करके खरामा खरामा पटरी पर चलने लगा। यह नौजवान अपनी तराश खराश से खासा फैशनेबल मालूम होता था। लंबी लंबी कलमें, चमकते हुए बाल, बारीक बारीक मूछें, गोया सुरमे की सलाई से बनाई गई हूँ। बादामी रंग का गर्म ओवरकोट पहने हुए जिसके काज में शरबती रंग के गुलाब का खिला फूल टका हुआ, सर पर सब्ज फ्लैट हैट एक खास अंदाज से टेढ़ी रखी हुई, सफेद सिल्क का गुलूबंद गले के गिर्द लिपटा हुआ, एक हाथ कोट की जेब में दूसरे में बेत की एक छोटी छड़ी पकड़े हुए जिसे कभी कभी वो मजे में आके घुमाने लगता था। ये हफ्ते की शाम थी, भरपूर जाड़े का जमाना। सर्द और तुंद हवा किसी तेज धात की तरह जिस्म पर आ के लगती थी, मगर उस नौजवान पर उसका कुछ असर नहीं मालूम होता था। और लोग तो खुद को गर्म करने के लिए तेज तेज कदम उठा रहे थे, मगर उसे इसकी जरूरत न थी। जैसे इस कड़कड़ाते जाड़े में उसे टहलने में बड़ा मजा आ रहा हो। उसकी चाल ढाल से ऐसा बांकपन टपकता था कि तांगे वाले दूर ही से देख के सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए उसकी तरफ लपकते, मगर वो छड़ी के इशारे से नहीं कर देता। एक खाली टैक्सी उसे देखकर रुकी, मगर उसने नो थैंक यू कहकर उसे टाल दिया। जैसे जैसे वो माल के ज्यादा बारौनक हिस्से की तरफ पहुंचता जाता था, उसकी चौंचाली बढ़ती ही जाती थी। वो मुंह से सीटी बजाकर रक्स की एक अंग्रेजी धुन निकालने लगा। उसके साथ ही उसके पांव भी थिरकते हुए उठने लगे। एक दफा जब आसपास कोई नहीं था तो यकबारगी कुछ ऐसा जोश आया कि उसने दौड़कर झूठ मूठ बॉल देने की कोशिश की, गोया क्रिकेट का खेल हो रहा हो। रास्ते में वो सड़क आई जो लॉरेंस गार्डन की तरफ जाती थी, मगर उस वक्त शाम के धुंधलके और सख्त कोहरे में उस बाग पर कुछ ऐसी उदासी बरस रही थी कि उसने उधर का रुख न किया और सीधा चेरिंग क्रॉस की तरफ चलता रहा। मलिका के बुत के करीब पहुंचकर उसकी हरकत सकनात में किसी कदर मतानत पैदा हो गई। उसने अपना रुमाल निकाला जिसे जेब में रखने के बजाय उसने कोट की बाईं आस्तीन में उड़स रखा था और हल्के हल्के चेहरे पर फेरा ताकि कुछ गर्द जम गई हो तो उतर जाए। बुत के आसपास लॉन के गोशे में कुछ अंग्रेज बच्चे एक बड़ी सी गेंद से खेल रहे थे। वो रुक गया और बड़ी दिलचस्पी से उनका खेल देखने लगा। बच्चे कुछ देर तो उसकी नजरों से बेपरवाह खेल में मसरूफ रहे, मगर जब वो तकेई चला गया तो वो रफ्ता रफ्ता शर्माने से लगे और फिर अचानक गेंद संभाल हंसते हुए और एक दूसरे के पीछे भागते हुए वो घास के उस टुकड़े ही से चले गए। नौजवान की नजर सीमेंट की एक खाली बेंच पर पड़ी और वो उस पर आके बैठ गया। उस वक्त शाम के अंधेरे के साथ साथ सर्दी और भी बढ़ती जा रही थी। उसकी ये शिद्दत नाखुशगवार न थी बल्कि लज्जत परस्ती की तरगीब देती थी। शहर के ऐश पसंद तबके का तो कहना ही क्या, वो तो इस बहाने कुछ ज्यादा ही खुल खेलता है। तन्हाई में बसर करने वाले भी इससे वरगलाए जाते हैं और वो अपने अपने कोनों खुदरों से निकल महफिलों और मजमों में जाने की सोचने लगते हैं ताकि जिस्मों के कुर्ब से गर्मी हासिल हो। हुसूल लज्जत की यही जुस्तजू लोगों को मॉल पर खींच लाई थी और वो हस्ब तौफीक रेस्तरानों, काफ़ी हाउसों, रक्स गाहों, सिनेमाओं और तफरीह के दूसरे मकामों पर महसूस हो रहे थे। मॉल रोड पर मोटरों, तांगों और बाइसिकलों का तांता बंधा हुआ तो था ही, पटरी पर चलने वालों की भी कसरत थी। अलावा अजीम सड़क की दो रुया दुकानों में खरीदो फरोख्त का बाजार भी गर्म था। जिन कम नसीबों को न तफरीह तबाह की इस्तिताअत थी न खरीदो फरोख्त की, वो दूर ही से खड़े खड़े इन तफरीह गाहों और दुकानों की रंगारंग रोशनियों से जी बहला रहे थे। नौजवान सीमेंट की बेंच पर बैठा अपने सामने से गुजरते हुए जनो मर्द को गौर से देख रहा था। उसकी नज़र उनके चेहरों से कहीं ज्यादा उनके लिबास पर पड़ती थी। उनमें हर वज़ा और हर क़िमाश के लोग थे। बड़े बड़े ताजिर, सरकारी अफसर, लीडर, फनकार, कॉलेजों के तलबा और तालिबात, नर्सें, अखबारों के नुमाइंदे, दफ्तरों के बाबू। ज्यादातर लोग ओवरकोट पहने हुए थे। हर किस्म के ओवरकोट, कराकली के बेश कीमत ओवरकोट से लेकर खाकी पट्टी के पुराने फौजी ओवरकोट तक, जिसे नीलाम में खरीदा गया था। नौजवान का अपना ओवरकोट था तो खासा पुराना, मगर उसका कपड़ा खूब बढ़िया था। फिर वो सिला हुआ भी किसी माहिर दर्जी का था। उसको देखने से मालूम होता था कि उसकी बहुत देखभाल की जाती है। कॉलर खूब जमा हुआ था, बाहों की क्रीजें बड़ी नुमायां, सिलवट कहीं नाम को नहीं, बटन सींग के बड़े बड़े चमकते हुए। नौजवान उसमें बहुत मगन मालूम होता था। एक लड़का पान बीड़ी सिगरेट का संदूकचा गले में डाले सामने से गुजरा। नौजवान ने आवाज दी, पान वाला जनाब, 10 का चेंज है तो नहीं, ला दूंगा। क्या लेंगे आप? नोट लेके भाग गया तो? अजी वाह, कोई चोर उचक्का हूं जो भाग जाऊंगा। एतबार ना हो तो मेरे साथ चलिए। लेंगे क्या आप?
نہیں نہیں، ہم خود چینج لائے گا، لو یہ کنی نکل آئی، ایک سگریٹ دے دو اور چلے جاؤ۔ لڑکے کے جانے کے بعد مزے مزے سے سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ وہ ویسے ہی بہت خوش نظر آتا تھا، سگریٹ کے دھوئیں نے اس پر سرور کی کیفیت طاری کر دی۔ ایک چھوٹی سی سفید رنگ بلی سردی میں ٹھٹری ہوئی بینچ کے نیچے اس کے قدموں کے پاس آ کر میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس نے پچکارا تو اچھل کر بینچ پر آ چڑھی۔ اس نے پیار سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، پور لٹل سول۔ اس کے بعد وہ بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا اور سڑک کو پار کر کے اس طرف چلا جدھر سینما کی رنگ برنگی روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ تماشا شروع ہو چکا تھا۔ سینما کے برآمدے میں بھیڑ نہ تھی، صرف چند لوگ تھے جو آنے والی فلموں کی تصویروں کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ تصویریں چھوٹے بڑے کئی بورڈوں پر چسپاں تھیں، ان میں کہانی کے چیدہ چیدہ مناظر دکھائے گئے تھے۔ 3 نوجوان اینگلو انڈین لڑکیاں ان تصویروں کو ذوق و شوق سے دیکھ رہی تھیں، ایک خاص شان استغنا کے ساتھ، مگر صنف نازک کا پورا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے۔ وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ مگر مناسب فاصلے سے ان تصویروں کو دیکھتا رہا۔ لڑکیاں آپس میں ہنسی مذاق کی باتیں بھی کرتی جاتی تھیں اور فلم پر رائے زنی بھی۔ اتنے میں ایک لڑکی نے، جو اپنی ساتھ والیوں سے زیادہ حسین بھی تھی اور شوخ بھی، دوسری لڑکی کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر اس نے ایک قہقہا لگایا اور پھر وہ تینوں ہنستی ہوئی باہر نکل گئیں۔ نوجوان نے اس کا کچھ اثر قبول نہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بھی سینما کی عمارت سے باہر نکل گیا۔ اب 7 بج چکے تھے اور وہ مال کی پٹری پر پھر پہلے کی طرح مٹر گشت کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ایک ریستوران میں آرکیسٹرا بج رہا تھا۔ اندر سے کہیں زیادہ باہر لوگوں کا ہجوم تھا، ان میں زیادہ تر موٹروں کے ڈرائیور، کوچوان، پھل بیچنے والے جو اپنا مال بیچ کے خالی ٹوکرے لیے کھڑے تھے، کچھ راہگیر جو چلتے چلتے ٹھہر گئے تھے، کچھ مزدوری پیشہ لوگ تھے اور کچھ گداگر۔ یہ اندر والوں سے کہیں زیادہ گانے کے رسیا معلوم ہوتے تھے، کیونکہ وہ غل غباڑہ نہیں مچا رہے تھے بلکہ خاموشی سے نغمہ سن رہے تھے۔ حالانکہ دھن اور ساز اجنبی تھے، نوجوان پل بھر کے لیے رکا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور چل کے اسے انگریزی موسیقی کی ایک بڑی سی دکان نظر آئی اور وہ بلا تکلف اندر چلا گیا۔ ہر طرف شیشے کی الماریوں میں طرح طرح کے انگریزی ساز رکھے ہوئے تھے۔ ایک لمبی میز پر مغربی موسیقی کی 2 ورقی کتابیں چنی تھیں۔ یہ نئے چلنتر گانے تھے، سرورق خوبصورت، رنگدار مگر دھنے گھٹیا۔ ایک چھچلتی ہوئی نظر ان پر ڈالی، پھر وہاں سے ہٹ آیا اور سازوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک ہسپانوی گٹار پر جو ایک کھوٹی سے ٹنگی ہوئی تھی ناقدانہ نظر ڈالی اور اس کے ساتھ قیمت کا جو ٹکٹ لٹک رہا تھا اسے پڑھا۔ اس سے ذرا ہٹ کر ایک بڑا جرمن پیانو رکھا ہوا تھا، اس کا کور اٹھا کے انگلیوں سے باز پردوں کو ٹٹولا اور پھر کور بند کر دیا۔ پیانو کی آواز سن کر دکان کا ایک کارندہ اس کی طرف بڑھا۔ گڈ ایوننگ سر، کوئی خدمت؟ نہیں شکریہ۔ ہاں، گراموفون ریکارڈوں کی فہرست دے دو اس مہینے کی۔ فہرست لے کے اوور کوٹ کی جیب میں ڈالی، دکان سے باہر نکل آیا اور پھر چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا بک سٹال آیا۔ نوجوان یہاں بھی رکا، کئی تازہ رسالوں کے ورق الٹے۔ رسالہ جہاں سے اٹھاتا بڑی احتیاط سے وہیں رکھ دیتا، اور آگے بڑھا تو قالینوں کی ایک دکان نے اس کی توجہ کو جذب کیا۔ مالک دکان نے، جو ایک لمبا سا چوغا پہنے اور سر پر کلاه رکھے تھا، گرم جوشی سے اس کی آؤ بھگت کی۔ ذرا یہ ایرانی قالین دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتاریے نہیں، یہیں دیکھ لوں گا۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ 1432 روپے۔ نوجوان نے اپنی بھووں کو سکیڑا، جس کا مطلب تھا او ہو اتنی۔ دکاندار نے کہا، آپ پسند کر لیجئے، ہم جتنی بھی رعایت کر سکتے ہیں کر دیں گے۔ شکریہ، لیکن اس وقت تو میں صرف ایک نظر دیکھنے آیا ہوں۔ شوق سے دیکھیے، آپ ہی کی دکان ہے۔ 2-3 منٹ کے بعد اس دکان سے بھی نکل آیا۔ اس کے اوور کوٹ کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا جو ادکھلا پھول ٹکا ہوا تھا، وہ اس وقت کاج سے کچھ زیادہ باہر نکل آیا تھا۔ جب وہ اس کو ٹھیک کر رہا تھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف اور پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے پھر اپنی مٹر گشت شروع کر دی۔ اب وہ ہائی کورٹ کی عمارتوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اتنا کچھ چل لینے کے بعد بھی اس کی فطری چونچالی میں کچھ فرق نہیں آیا تھا۔ نہ تکان محسوس ہوئی تھی، نہ اکتاہٹ۔ یہاں پٹری پر چلنے والوں کی ٹولیاں کچھ چھٹ سی گئی تھی اور ان میں کافی فصل رہنے لگا تھا۔ اس نے اپنی بیت کی چھڑی کو ایک انگلی پر گھمانے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی اور چھڑی زمین پر گر پڑی۔ او سوری کہہ کر زمین پر جھکا اور چھڑی کو اٹھا لیا۔ اس اثناء میں ایک نوجوان جوڑا جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا، اس کے پاس سے گزر کر آگے نکل آیا۔ لڑکا دراز قامت تھا اور سیاہ کارڈرائے کی پتلون اور زپ والی چمڑے کی جیکٹ پہنے تھا، اور لڑکی سفید ساٹن کی گھیردار شلوار اور سبز رنگ کا کوٹ۔ وہ بھاری بھرکم سی تھی، اس کے بالوں میں ایک لمبا سا سیاہ چٹلا گندھا ہوا تھا جو اس کے کمر سے بھی نیچا تھا۔
लड़की के चलने से उसके चुटिल्ले का फुंदना उछलता कूदता पै दर पै उसके फरबा जिस्म से टकराता था। नौजवान के लिए जो अब उनके पीछे पीछे आ रहा था, यह नजारा खासा जाजिब नजर था। वो जोड़ा कुछ देर तक तो खामोश चलता रहा। उसके बाद लड़के ने कुछ कहा, जिसके जवाब में लड़की अचानक चमक कर बोली, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। सुनो, मेरा कहा मानो, लड़के ने नसीहत के अंदाज में कहा। डॉक्टर मेरा दोस्त है, किसी को कानो कान खबर ना होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं कहता हूं तुम्हें जरा तकलीफ ना होगी, लड़की ने कुछ जवाब दिया। तुम्हारे माँ बाप को कितना रंज होगा, जरा उनकी इज्जत का भी तो ख्याल करो। चुप रहो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। नौजवान ने शाम से अब तक अपनी मटरगश्त के दौरान में जितनी इंसानी शक्लें देखी थीं, उनमें से किसी ने भी उसकी तवज्जो को अपनी तरफ मुनतिफ नहीं किया था। फिल हकीकत उनमें कोई जाज़बियत थी ही नहीं, या फिर वो अपने हाल में ऐसा मस्त था कि किसी दूसरे से उसे सरोकार ही न था। मगर इस दिलचस्प जोड़े ने, जिसमें किसी अफसाने के किरदारों की सी अदा थी, जैसे यकबारगी उसके दिल को मोह लिया था और उसे हद दर्जा मुश्ताक बना दिया कि वो उनकी और भी बातें सुने और हो सके तो करीब से उनकी शक्लें भी देख ले। उस वक्त वो तीनों बड़े डाक खाने के चौराहे के पास पहुंच गए थे। लड़का और लड़की पल भर को रुके और फिर सड़क पार करके मैकलोड रोड पर चल पड़े। नौजवान मॉल रोड पर ही ठहरा रहा। शायद वो समझता था कि फिलफौर उनके पीछे गया तो मुमकिन है उन्हें शुबा हो जाए कि उनका ताक़ुब किया जा रहा है, इसलिए उसे कुछ लम्हे रुक जाना चाहिए। जब वो लोग कोई 100 गज आगे निकल गए तो उसने लपक कर उनका पीछा करना चाहा, मगर अभी उसने आधी ही सड़क पार की होगी कि ईंटों से भरी हुई एक लॉरी पीछे से बगुले की तरह आई और उसे कुचलती हुई मैकलोड रोड की तरफ निकल गई। लॉरी के ड्राइवर ने नौजवान की चीख सुनकर पल भर के लिए गाड़ी की रफ्तार कम की। फिर वो समझ गया कि कोई लॉरी की लपेट में आ गया और वो रात के अंधेरे से फायदा उठाते हुए लॉरी को लेकर भागा। 2-3 राहगीर जो इस हादसे को देख रहे थे शोर मचाने लगे, नंबर देखो, नंबर देखो, मगर लॉरी हवा हो चुकी थी। इतने में कई और लोग जमा हो गए। ट्रैफिक का इंस्पेक्टर जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था रुक गया। नौजवान की दोनों टांगें बिल्कुल कुचली गई थीं, बहुत सा खून निकल चुका था और वो सिसक रहा था। फौरन एक कार को रोका गया और उसे जैसे तैसे उसमें डाल के बड़े अस्पताल रवाना कर दिया गया। जिस वक्त वो अस्पताल पहुंचा तो उसमें अभी रमक भर जान बाकी थी। उस अस्पताल के शोबे हादसात में असिस्टेंट सर्जन मिस्टर खान और 2 नौ उम्र नर्सें मिस शहनाज और मिस गिल ड्यूटी पर थीं। जिस वक्त उसे स्ट्रेचर पर डाल के ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा था तो उन नर्सों की नज़र उस पर पड़ी। उसका बादामी रंग का ओवरकोट अभी तक उसके जिस्म पर था और सफ़ेद सिल्क का मफलर गले में लिपटा हुआ था। उसके कपड़ों पर जाबजा खून के बड़े बड़े धब्बे थे। किसी ने अजराहे दर्दमंदी उसकी सब्ज फ्लैट हैट उठा के उसके सीने पर रख दी थी ताकि कोई उड़ा न ले जाए। शहनाज ने गिल से कहा, किसी भले घर का मालूम होता है बेचारा। गिल दबी आवाज से बोली, खूब बंठन के निकला था बेचारा हफ्ते की शाम मनाने। ड्राइवर पकड़ा गया या नहीं? नहीं, भाग गया। कितने अफसोस की बात है। ऑपरेशन रूम में असिस्टेंट सर्जन और नर्सें चेहरों पर जर्राही के नकाब चढ़ाए, जिन्होंने उनकी आंखों से नीचे का सारा हिस्सा छुपा रखा था, उसकी देखभाल में मसरूफ थे। उसे संगे मरमर की मेज पर लिटा दिया गया। उसने सर में जो तेज खुशबूदार तेल डाल रखा था उसकी कुछ कुछ महक अभी तक बाकी थी। पट्टियां अभी तक जमी हुई थीं। हादसे से उसकी दोनों टांगें तो टूट चुकी थीं, मगर सर की मांग नहीं बिगड़ने पाई थी। अब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे। सबसे पहले सफेद सिल्क का गुलू बंद उसके गले से उतारा गया। अचानक नर्स शहनाज और नर्स गिल ने बैक वक्त एक दूसरे की तरफ देखा। इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकती थी। चेहरे जो दिली कैफियत का आईना होते हैं, जर्राही के नकाब तले छुपे हुए थे और जबानें बंद। नौजवान के गुलू बंद के नीचे नेकटाई और कॉलर क्या, सिरे से कमीज ही नहीं थी। ओवरकोट उतारा गया तो नीचे से एक बहुत बोसीदा ऊनी स्वेटर निकला, जिसमें जाबजा बड़े बड़े सुराख थे। उन सुराखों से स्वेटर से भी ज्यादा बोसीदा और मैला कुचैला एक बनियान नजर आ रहा था। नौजवान सिल्क के गुलू बंद को कुछ इस ढब से गले पर लपेटे रखता था कि उसका सारा सीना छुपा रहता था। उसके जिस्म पर मैल की तहें भी खूब चढ़ी हुई थी। जाहिर होता था कि वो कम से कम पिछले 2 महीने से नहीं नहाया। अलबत्ता गर्दन खूब साफ थी और उस पर हल्का हल्का पाउडर लगा हुआ था। स्वेटर और बनियान के बाद पतलून की बारी आई और शहनाज और गिल की नजरें फिर बैक वक्त उठी। पतलून को पेटी के बजाय एक पुरानी धज्जी से, जो शायद कभी नेकटाई होगी, खूब कस के बांधा गया था। बटन और बक्सुए गायब थे। दोनों घुटनों पर से कपड़ा मसक गया था और कई जगह खोंचे लगी हुई थी।
मगर चूंकि ये हिस्से ओवरकोट के नीचे रहते थे इसलिए लोगों की उन पर नजर नहीं पड़ती थी। अब बूट और जुराबों की बारी आई और एक मर्तबा फिर मिस शहनाज और मिस गिल की आंखें चार हुईं। बूट तो पुराने होने के बावजूद खूब चमक रहे थे, मगर एक पाँव की जुराब दूसरे पाँव की जुराब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फिर दोनों जुराबें फटी हुई भी थीं, इस कदर कि उनमें से नौजवान की मैली मैली एड़ियां नजर आ रही थीं। बिलाशुबा उस वक्त तक वो दम तोड़ चुका था। उसका जिस्म संगे मरमर की मेज पर बेजान पड़ा था। उसका चेहरा जो पहले छत की समत था, कपड़े उतारने में दीवार की तरफ मुड़ गया था। मालूम होता था कि जिस्म और उसके साथ रूह की इस बेरहनगी ने उसे खजल कर दिया है और वो अपने हमजिनसों से आंखें चुरा रहा है। उसके ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों से जो चीजें बरामद हुईं वो ये थीं: एक छोटी सी सियाह कंघी, एक रुमाल, 6.5 आने, एक बुझा हुआ आधा सिगरेट, एक छोटी सी डायरी जिसमें लोगों के नाम और पते लिखे थे, नए ग्रामोफोन रिकॉर्डों की एक माहाना फहरिस्त और कुछ इश्तिहार जो मटर गश्त के दौरान में इश्तिहार बांटने वालों ने उसके हाथ में थमा दिए थे और उसने उन्हें ओवरकोट की जेब में डाल लिया था। अफसोस कि उसकी बेत की छड़ी जो हादसे के दौरान में कहीं खो गई थी, इस फहरिस्त में शामिल न थी।